नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़े अहम बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही सीएम ने जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के कोने कोने से आए लोगों की समस्याएं सुनी और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने कृषि विभाग और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने इन क्षेत्रों में प्रगति और नए कदमों पर चर्चा की। उधर जनता दर्शन कार्यक्रम में सीएम ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए दर्जनों लोगों से मुलाकात भी की। इस बार 60 से ज्यादा फरियादियों ने अपनी समस्याएं सीएम के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने हर फरियादी की बात बड़े ध्यान से सुनी, उनकी परेशानियों को समझा और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के लिए सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार का मकसद है कि यूपी के हर नागरिक के चेहरे पर मुस्कान हो। इसके लिए सरकार पहले दिन से पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता ही उनकी शासन व्यवस्था का आधार है। जनता दर्शन में सीएम खुद एक एक फरियादी के पास गए, उनका हालचाल पूछा और उनकी समस्याओं की पूरी डिटेल ली। फरियादियों ने वृद्धावस्था पेंशन, जमीन विवाद, आवास, बिजली कनेक्शन, चिकित्सा सहायता और पुलिस से जुड़ी कई समस्याएं उठाई। सीएम ने हर मामले में प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो। लखनऊ में सीएम योगी का ये जनता दर्शन और विभागीय समीक्षा बैठक यूपी की जन केंद्रित शासन व्यवस्था का शानदार नमूना है। एक तरफ कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रगति, तो दूसरी ओर हर नागरिक की छोटी बड़ी समस्या का समाधान। ये है योगी सरकार की कार्यशैली। यूपी को समृद्ध और सशक्त बनाने की दिशा में ये कदम मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 पर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में खास दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस केंद्रीय मंत्री ने दौड़ प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा स्टेडियम के गेट नंबर 5 पर वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में एक भव्य दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर इस प्रतियोगिता को रवाना किया। इस दौड़ में हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने एक साथ हिस्सा लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी इस आयोजन का हिस्सा बने और दौड़ में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को देश के हर कोने में जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। बार बार होने वाले चुनावों से न सिर्फ जनता को परेशानी होती है, बल्कि विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। नोएडा की सड़कों पर जन सैलाब था। बच्चे हों, बेटे बेटियां हों, युवक हों, बुजुर्ग हों, सब एक संकल्प लेकर निकले कि संविधान में संशोधन करके विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होना चाहिए। अब जनता संकल्पबद्ध है, क्योंकि बार बार होने वाला चुनाव विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। लगातार चुनाव के कारण विकास ठप होता है, जन कल्याण बाधित होता है और योजनाएं प्रभावित होती हैं। सारे राजनीतिक दल 5 साल केवल चुनाव की तैयारी के लिए ताल ठोकते रहते हैं। लॉन्ग टर्म की कोई योजनाएं नहीं बनती। चुनाव में अंधाधुंध खर्च होता है। राजनेताओं से लेके
सरकारी अधिकारी कर्मचारी तक सदैव चुनाव की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। विकास का महायज्ञ और जन कल्याण का काम लगातार 5 साल चलता रहे, 4.5 साल। इसलिए जरूरी है कि संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। अब जनता इसके लिए कमर कस रही है और नोएडा इसका गवाह है, जहां हजारों लोग सवेरे 6 बजे निकल पड़े दौड़ने कि राजनीतिक दल के नेताओं एक मंच पर आओ और एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव करवाओ। नहीं है, देश अगर आगे बढ़ाना है तो बार बार चुनाव का नाटक खत्म करना पड़ेगा। इस आयोजन में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इनमें राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, नोएडा विधायक पंकज सिंह, गौतम बुद्ध नगर सांसद महेश शर्मा, दादरी विधायक तेजपाल नागर और नोएडा भाजपा अध्यक्ष महेश चौहान शामिल थे। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, जिससे आयोजन सुचारू रूप से संपन्न हुआ। पूरे देश में इस समय बार बार चुनाव होने को लेकर के जो कई प्रकार की समस्याएं आई है, उसको लेकर के एक मांग उठी है कि देश में अब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको लेकर के पूरे देश में पिछले कई महीनों से, जब से जेपीसी बनी है, एक व्यापक रूप से जन अभियान चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि देश में सभी लोगों का इस अभियान को एक जन समर्थन मिल रहा है। उसी अभियान में आज यहाँ नोएडा में यह प्रबुद्ध लोगों का एक समागम है। इस संख्या को देखकर मुझे लग रहा है कि देश की जनता चाहती है कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो। हमारा अभियान यही है कि देश का सुर एक हो, सब मिलकर के 1 नेशन 1 इलेक्शन के समर्थन में आए। ये अभियान उसी के लिए। नोएडा में 1 नेशन 1 इलेक्शन के समर्थन में आयोजित इस दौड़ प्रतियोगिता ने एक बार फिर दिखाया कि जनता और नेता एकजुट होकर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये आयोजन न सिर्फ एक खेल आयोजन था, बल्कि एक साथ चुनाव की जरूरतों को रेखांकित करने का एक मजबूत संदेश भी था। यूपी से ये तस्वीरें बता रही हैं कि नया भारत अब बदलाव के लिए दौड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शिरकत की और पहलगाम आतंकी हमले सहित कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन और धर्म संसद का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं धर्म संसद में हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। डिप्टी सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इस जघन्य आतंकी घटना को अंजाम देने वालों और उनके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि महासम्मेलन का आयोजन किया है। हम कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। गोपाल राय और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी को एक मंच पे लाकर के विमर्श खड़ा करना कि कैसे और सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और किस ढंग से एक एक व्यक्ति को जोड़ करके सभी प्रतिनिधियों को एक मंच पे ला करके एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धर्म संसद में 7 अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सनातन हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल थे। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में कश्मीर तक एक यात्रा आयोजित करने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। डिप्टी सीएम ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा और समाज की एकता के लिए ऐसे आयोजन जरूरी हैं। उन्होंने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रयासों की सराहना की और समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। लखनऊ में आयोजित ये धर्म संसद न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एकजुटता का संदेश देती है, बल्कि सनातन धर्म और सामाजिक एकता को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी ने इस आयोजन को और भी खास बना दिया है।
यूपी एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सभी आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बड़े तनाव के मद्देनजर उठाया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये फैसला 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया है। इस तरह की पहलगाम की घटना हुई है और हमारे निर्दोष पर्यटकों की हत्या उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने हुआ। इस आतंकवाद की घटनाओं में स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई और सीमा पार के उस पाकिस्तान की आर्मी आसिफ मुनीर के जो उनके सेना अध्यक्ष हैं उनके उकसावे पे और उन लोगों के स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हुई हैं और इस पे निश्चित तौर से उन पीड़ित परिवार के और पूरा देश जो आक्रोशित है उनके आंसुओं का हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्वयं इस बात को कहा है कि हम पहलगाम के उन आतंकवादियों को और उनके जो आका हैं या उनके संरक्षण देने वाले लोगों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी नहीं होगी। और इसका संदेश पूरे विश्व में गया है। पूरा विश्व हमारे इस आतंकवाद की घटना में हमारे साथ खड़ा है और सभी प्रधानमंत्री मोदी के उस आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस पे विश्व का समर्थन है। सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, चाहे अपना एयर स्पेस हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे अपने तटरक्षक पे उनकी शिप्स आने की बात हो, सभी को रोकने का फैसला लिया है। और पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी आती है, लेकिन जब भी पाकिस्तान ने इस तरह की दुस्साहस किया है, चाहे उरी में हुआ हो, उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुलवामा में हुआ एयर स्ट्राइक, बालाकोट पे हुआ, 300 आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है और सीमा के अंदर घुस करके उस समय भी गीदड़ भभकी दे रहे थे। कभी इमरान देते थे, आज शहबाज शरीफ दे रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री दे रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको 4 दिन भी उनके पास लड़ने का आयुध नहीं है और वो एफटीएफ की सूची में आज बेल्ड आउट होना चाहते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने। अगले महीने बैठक है। उनकी अर्थव्यवस्था उनके यहाँ 2 वक्त की सैलरी देने का नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि पूरा कश्मीर आतंकियों के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। ये आतंकी हमला उन कश्मीरियों के रोजगार पर हुआ है। इस पहलगाम की घटना को लेकर के कोई जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं होगा जहां कश्मीरी सड़क पे आकर के उन आतंकवाद की घटना की न निंदा केवल किया हो बल्कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग किया। पहली बार श्रीनगर, जम्मू कश्मीर बंद हुआ उन आतंकवाद की घटना को लेकर के, उन आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई को लेकर के। तो आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आज लोगों के भावना है, इससे साफ है कि वो आतंकवाद की पहलगाम की घटना देश के पर्यटकों पे नहीं हुई है, वो उन कश्मीरियों पे हमला हुआ जिनकी जिंदगी में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा था। जहां जम्मू कश्मीर में रात को 12 बजे तक डल लेक पे टूरिस्ट आ रहे थे और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पर्यटन से ही है और उनको लगता है कि ये हमला पर्यटकों पे नहीं है, जम्मू कश्मीर के और कश्मीरियों पे है। फिर से उनको चाहते हैं कि वहाँ पर्यटन प्रभावित हो, बच्चों के स्कूल बंद हो, कॉलेज बंद हो, पढ़ाई बंद हो। तो अब
साफ है कि जम्मू कश्मीर की एक एक जनता साथ खड़ी है, पूरा विश्व खड़ा है, तो निश्चित तौर से अब पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओवैसी ने उस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बिल लाया गया था सरकार की तरफ से, तो जो काम ओवैसी कर रहे हैं वही काम कांग्रेस के राहुल गांधी भी। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा उन्हीं की पार्टी के लाए गए विधेयक को राहुल गांधी ने फाड़ा था, वो भी असंवैधानिक कार्य था। और आज जब इस वक्त बिल के कानून को उस पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ने फाड़ा, वो भी असंवैधानिक है। और मुझे लगता है कि जब एक तरफ आप संविधान की बात करते हो ओवैसी साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रखा है, तो फिर उस पिटीशन में आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको विश्वास है, भरोसा है, तो उसका इंतजार करिए। आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि देश में हम अपनी लाइट बंद करें अल्पसंख्यक भाई। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का ये बयान भारत के सख्त रुख को दर्शाता है। पहलगाम हमले के बाद आयात प्रतिबंध जैसे कदम न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हैं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करते हैं। ये नया भारत है जो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, आईआईटी कानपुर ने सैटेलाइट और ड्रोन डेटा के आधार पर बाढ़ की तबाही का पूर्वानुमान लगाने वाला एक खास एप्लीकेशन विकसित किया है। इस ऐप के जरिए न सिर्फ बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी की जा सकेगी, बल्कि इसके प्रभाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था यानी आईआईटी कानपुर ने अर्थ साइंसेज विभाग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। आईआईटी ने सैटेलाइट और ड्रोन डेटा का उपयोग करके एक ऐसे एप्लीकेशन तैयार किया है जो बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। इस ऐप की खासियत है इसकी सेंटीमीटर लेवल की सटीकता। जहां सैटेलाइट डेटा की सटीकता 5 से 10 मीटर तक होती है, वहीं ये ऐप पानी के प्रवाह और जरूरी डेटा सेट के आधार पर यह बता सकता है किस इलाके में कितना पानी भरेगा। ने काम किया है। यहाँ इनोवेशन हब माध्यम से एक टेरा एक्वा यूए करके एक स्टार्टअप है, आज उसको पेश किए हैं। जो उनका मॉडल एक पायलट किया है उनने गंगा बैरेज में, जो यहाँ कानपुर में, उससे उनने जो कितने पुराने फ्लड के समय में क्या क्या परेशानी होती थी, कितने जो जगह जलमग्न हो जाता था, उससे कितने फसल का नुकसान होगा, कितने किसान का नुकसान होगा, ऐसे आकलन करके एक तरफ से शाम में पेश किया था। जो क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए फ्लड तो हल्का होता तो क्या इम्पैक्ट होगा, ज्यादा होगा, भारी होगा तो क्या होगा, उसी टाइप का एक मॉडल तो एक पायलट का रूप से उन्होंने किए हैं। हमने प्रोफेसर साहब से और कंपनी से रिक्वेस्ट किया पूरा कानपुर का कर लें, ताकि हम लोग हर बार, आप जानते हैं कानपुर तो एक तरफ से फ्लड प्लेन में है, गंगा का फ्लड प्लेन में है, हर 2 साल 3 साल तो एक बड़ा बाढ़ आ ही जाती है, उस पर उस समय में परेशान हो जाते हैं हम। यदि तो अर्ली वार्निंग की तरफ से हमें पहले पता चल जाता है, 1-2 महीने पहले ही, उसी के हिसाब से हम तैयारी कर लेंगे। जो वहाँ फ्लड प्लेन में जो कितने लोग रहते हैं, उन लोग का तो दूसरे जगह शिफ्ट करते हैं, और फसल का पहला कटना है, जल्दी कटना, तो उसको फसल को भी नुकसान से बचा सकते हैं, और इंश्योरेंस से भी कवर कर सकते हैं। बहुत सारे फायदा मिलता है और फ्लड से बचा सकते हैं। साथ साथ जो टाउन प्लानिंग है, कौन सी इलाका तक हम उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कौन सी इलाका का ज्यादा कंस्ट्रक्शन ना करना है, उसको भी एक समय सीमा हो जाता है और एक निर्धारण हो जाता है, उसके आगे आदमी बढ़ नहीं पाता है। इसी टाइप का मल्टीपल वो यूज के लिए आता है। खासतौर पे देखिए, ये गंगा माँ के साथ हमें रहना है, गंगा माँ को भी बचाना है, सम्मान करना है, मान करना है, और साथ साथ सिटी का विकास भी देखना है और किसान का भला भी देखना है। ये एप्लीकेशन बाढ़ के समय स्थान और इसकी तीव्रता की सटीक जानकारी देगा। इतना ही नहीं, यह आम लोगों के लिए भी गूगल मैप की तरह आसानी से इस्तेमाल करने योग्य होगा। आईआईटी कानपुर का यह प्लेटफॉर्म बाढ़ से होने वाली तबाही को कम करने और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि इसके प्रभावी उपयोगों के लिए जरूरत है कि सरकार और सरकारी तंत्र इसे अपनाए और आगे बढ़ाए। कानपुर के एक छोटे से रीजन के लिए एक फ्लड रेस्पॉन्स सिस्टम बनाया है,
जिसमें हमने सैटेलाइट डेटा को और ड्रोन डेटा को इंटीग्रेट किया है। तो इसमें बेसिकली जो है सैटेलाइट हाई रेजोल्यूशन ड्रोन डेटा से हमें इमेजेस मिलती हैं और उसके बेसिस पे हम एक हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल बनाते हैं जिससे हमें टोपोग्राफी का आइडिया लग जाता है। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करके और उसके साथ साथ हम उसमें लैंड यूज लैंड कवर का डेटा डालते हैं, पॉपुलेशन का डेटा डालते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका डेटा डालते हैं। तो इन सारे डेटा को हम एक GIS के प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं और उसके बेसिस पे किसी भी एक वाटर लेवल पे हम फ्लड को सिमुलेट कर सकते हैं कि अगर नदी का लेवल किसी एक लेवल से ऊपर जाता है तो कौन सा एरिया पॉपुलेट होगा, कौन सा एरिया फ्लड होगा, कौन सा एरिया में कितना पॉपुलेशन इफेक्ट होगा, कितने विलेजेस इफेक्ट होंगे, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट होगा। इन सारी चीजों का जो डेटा सेट है वो इस वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म से जनरेट होता है। IIT कानपुर का ये बाढ़ पूर्वानुमान एप्लीकेशन न सिर्फ तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ये लाखों लोगों की जिंदगी और संपत्ति को बाढ़ के कहर से बचाने का एक मजबूत हथियार भी है। सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस संगम से यूपी और देश को आपदा प्रबंधन में नई ताकत मिलेगी। ये है नया भारत जो तकनीक के दम पर हर चुनौती को पार पा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में 10 मई को लगेगी विशेष लोक अदालत। 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। फैमिली कोर्ट और अन्य सभी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। आपराधिक वादों, पारिवारिक वादों का निराकरण इसमें होने वाला है। तो लखनऊ में 10 मई को लगेगी विशेष लोक अदालत। 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। फैमिली कोर्ट और अन्य सभी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आपराधिक वादों, पारिवारिक वादों का निराकरण होगा। लेकिन हमारी तरफ से समस्त विभागों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 10 मई 2025 को अपने अपने कार्यालय में उपस्थित होकर उस तरह के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए अगर कोई आता है तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देते हुए उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। सर, जैसा कि 10 मई रखा गया है तो एक दिन का समय है, लेकिन अगर लोग बढ़ जाएंगे तो क्या ये बढ़ाया जाएगा लोक अदालत? ये लगभग 3 महीने पर आयोजित होता है राष्ट्रीय लोक अदालत आमतौर पर। तो अगर उस दिन नहीं हो पाया तो हम पुनः इसे, जो हमारा अगला राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगा, हम उसमें उन्हें कहेंगे कि आप उस तिथि में आए और उस तिथि पर हम उनका जो भी निस्तारण है सुनिश्चित करें। चलो, फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए सूर्य समाचार। नमस्कार।